आज से हम नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे जो कि है मध्यकालीन भारतीय इतिहास। तो चलिए ज़्यादा समय ना बर्बाद करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो आपको हेल्पफुल लगता है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं। अरब गजनवी गोरी। पैगम्बर हजरत मोहम्मद का जन्म कब हुआ था? 570 ईस्वी में। 570 ईस्वी में पैगम्बर मोहम्मद के विषय में सही कथन क्या है? पैगम्बर मोहम्मद ने एक ही ईश्वर की प्रार्थना करने का उपदेश दिया था। पैगम्बर मोहम्मद ने मतावलंबियों ने एक ही समुदाय की सदस्यता का उपदेश दिया था। पैगम्बर मोहम्मद भाषा एवं संस्कृति से अरब के थे। आगे देखिए, पैगम्बर मोहम्मद साहब के कथन व कार्य क्या कहलाते हैं? तो हदीस कहलाते हैं। पैगम्बर मोहम्मद के कथन व कार्य क्या कहलाते हैं? तो हदीस। नेक्स्ट देखिए क्या है। पैगम्बर मोहम्मद की जीवनी नाद मोहम्मदी को किसने संकलित किया? जियाउद्दीन बरनी ने। मक्का कहाँ पर स्थित है? सऊदी अरब में। अरब भारत के लोगों का इस्लाम से संपर्क सबसे पहले किस प्रकार हुआ था? तो मालाबार समुद्र तट पर अरब व्यापारियों के आने पर। भारत में सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमण किसने किया था? तो अरबों ने किया था। भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण हुआ था, कब हुआ था? 712 ईस्वी में। भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम था। मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध की विजय की गई थी 712 में। मोहम्मद बिन कासिम के प्रमुख अभियान कौन थे? देवल, नीरून, देहवान, दाहिर, ब्राह्मणवाद और अरोर, मुल्तान। 712 में जब अरबों ने सिंध पर आक्रमण किया तब वे अपने साथ कौन कौन से खतरनाक हथियार लेकर आए थे? नाफ्ता और मंजनीक। नाफ्ता और मंजनीक हथियार लेके आए थे अरब। अरबों ने सिंध विजय का उल्लेख किसमें किया था? किसमें मिलता है? चचनामा में मिलता है। चचनामा सिंध का इतिहास है और मूल रूप से किस भाषा में लिखा गया है? अरबी भाषा में। चचनामा पूर्व मध्यकालीन भारत के किस प्रदेश का इतिहास का वर्णन करता है? तो सिंध का करता है। अरबों के आक्रमण के समय सिंध का शासन किसका शासन था? सिंध तो दाहिर का। सिंध पर किसका शासन था? दाहिर। सिंध के राजा दाहिर की मृत्यु के बाद उसकी विधवा रानी बाई ने वीरतापूर्वक किस दुर्ग की रक्षा की? रावण दुर्ग की। एक घटना एक परिणाम रहित विजय कथन किस आधुनिक इतिहासकार का अरबों द्वारा सिंध विजय के संदर्भ में? तो लेनपुन ने। एक घटना एक परिणाम रहित विजय कथन किस आधुनिक इतिहासकार का अरबों द्वारा सिंध के संदर्भ में किया गया है? तो लेनपुन। आगे देखिए, 731 ईस्वी में अरबों ने सिंधु नदी के किस तट पर किस नाम से एक नगर स्थापित किया? महफूजा। 731 ईस्वी में अरबों ने सिंधु नदी के तट पर किस नाम से एक नगर स्थापित किया था? महफूजा। किस एक स्थान को अरब यात्रियों को स्वर्णगृह कहा? मुल्तान को। इस एक स्थान को अरब यात्रियों ने स्वर्णगृह कहा। इसको कहा? मुल्तान को कहा। अब आते हैं, देखिए नेक्स्ट है गजनवी। वंश का संस्थापक कौन था? अल्पतगीन था। गजनी राज्य आधुनिक समय में कहाँ पर स्थित है? तो अफगानिस्तान में। गजनी महमूद गजनी किसका पुत्र था? तो सुबुकीन का पुत्र था। मोहम्मद गजनी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? 17 बार। कौन सा चंदेल शासक मोहम्मद गजनवी से पराजित नहीं हुआ था? तो विद्याधर नहीं हुआ था। जिसने मोहम्मद गजनवी के हमले के बाद सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया था? तो किसने करवाया था? भीमदेव प्रथम ने। सोमनाथ मंदिर पर मोहम्मद गजनवी के आक्रमण के समय चालुक्य सोलंकी वंश का गुजरात का शासक कौन था? भीम प्रथम ने। मोहम्मद गजनवी ने सबसे पहले किसे हराया था? जयपाल को हराया था।
किस हिंदू शासक ने स्वयं द्वारा प्रज्वलित चिता में कूद कर आत्मदाह कर लिया था? जयपाल ने। मोहम्मद गजनवी के आक्रमण के समय हिंदू शाही राज्य की राजधानी कहाँ थी? उद्भांड या उद्भांडपुर। मोहम्मद गजनवी को परास्त करने के पश्चात राजपूत शासकों के संघ का नेतृत्व किसने किया था? आनंदपाल ने किया था। मोहम्मद गजनवी के आक्रमण के समय दिग्धा कहाँ की रानी थी? कश्मीर की रानी थी। सुल्तान मोहम्मद गजनवी ने 1018 ईस्वी में अपना कौन से आक्रमण में मथुरा और कन्नौज के मंदिरों को लूटा और ध्वस्त किया था? तो 12वें आक्रमण। मोहम्मद गजनवी के आक्रमण के समय मथुरा का शासक कौन था? कुलचंद था। सुल्तान मोहम्मद के भारत विजय का मुख्य उद्देश्य क्या था? धन संग्रह। भारत में मोहम्मद गजनवी के आक्रमण के समय कौन सा समुदाय भारत के तत्कालीन राज्यों के शासकों को सूचित करता है? ये है जयपाल, फतेह, दाऊद, महिपाल। मोहम्मद गजनवी के आक्रमण के समय कौन सा समुदाय भारत के तत्कालीन राज्यों के शासकों को सूचित करता है? जयपाल था, फतेह था, दाऊद था और महिपाल था। महमूद गजनवी के दरबार में कौन से विद्वान थे? तो अल-बरूनी, उत्बी, फारवी, बुरजरी, तुसी, बैकाही और मंसूरी फिरदौसी। महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? उत्बी था। तारीख-ए-यामानी का लेखक कौन है? उत्बी है। शाहनामा का लेखक फिरदौसी जिसके दरबार से संबंधित है। महमूद गजनवी के इसे फारसी का होमर कहा गया है। फिरदौसी को फारसी का होमर फिरदौसी। मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आने वाला प्रसिद्ध इतिहासकार अल-बरूनी था। अल-बरूनी भारत कब आया था? 11वीं शताब्दी में। अल-बरूनी का संबंध में तथ्य कथन कौन कौन से? उसका ग्रंथ उस समय का जीवंत भारत से प्रभावित था। वह संस्कृत का विद्वान था। वह त्रिकोणमिति का विशेषज्ञ था। अल-बरूनी कहाँ का रहने वाला था? तो खीवा, ख्वारिज्म का। किताब उल हिंद एक किताब जो भारत के इतिहास के उल्लेख करती है, किसके द्वारा लिखी गई? अल-बरूनी के द्वारा। अल-बरूनी की रचना किताब उल हिंद के विषय में कहीं कथन है कि भारतीय सभ्यता का संवेदनशील अध्ययन है। मुख्यतः भारत के सांस्कृतिक, सामाजिक एवं बौद्धिक इतिहास का अध्ययन है। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था? अल-बरूनी था। हिंदुओं को यह विश्वास है कि उनके देश जैसा कोई देश नहीं, उनके राष्ट्र जैसा कोई राष्ट्र नहीं, उनके राजाओं के समान कोई राजा नहीं, उनके विज्ञान के समान कोई विज्ञान नहीं। यह कथन किसका है? अल-बरूनी का। अल-बरूनी के अनुसार अंत्यज कौन थे? तो शूद्रों से भी निम्न लोगों के 8 शिल्पी संघ। तहकीक-ए-हिंद किसकी रचना? अल-बरूनी की। अल-बरूनी के अनुसार कुषाणों के उत्तराधिकारी कौन थे जिन्होंने 11वीं शताब्दी में उत्तर भारत पर शासन किया? तो हिंदू शाही। मोहम्मद गजनवी ने किसे भारतीय उपमहाद्वीप के विषय में लिखने की जिम्मेदारी दी थी? तो अल-बरूनी को दी थी। फतहनामा ग्रंथ का संबंध किससे? अरबों का सिंध विजय से। गजनवी शासकों के सैन्य संगठन में किस जाति के लोग सम्मिलित नहीं थे? तो ग्रीक। मोहम्मद गजनवी का हिंदू सेनापति कौन था? तिलक। मुस्लिम विजेताओं में से किसने अपनी बहुजातीय सेना में हिंदुओं को नियुक्त किया था? तो मोहम्मद गजनवी ने। विदेशी आक्रमणकारियों में से किसने सोमनाथ का मंदिर लूटा था? तो मोहम्मद गजनवी ने। सोमनाथ मंदिर जिसे मोहम्मद गजनवी ने ध्वस्त किया था, किस देवता से संबंधित है? शिव से। लाहौर में गजनी वंश का अंतिम शासक कौन था? खुसरो मलिक। इस तरफ संस्कृत के मुद्रालेख के साथ चांदी के सिक्के निर्मित किए गए थे। तो मोहम्मद गजनवी के भारत आक्रमण को सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रभावित किया था? तो राजनीति और सैनिक दुर्बलता को उजागर होना। मोहम्मद गजनवी के आक्रमण का एकमात्र स्थायी परिणाम क्या हुआ? पंजाब को उसके शासन में मिलाया जाना। मोहम्मद गजनवी के 17 आक्रमण। पहला आक्रमण 1000 समवर्ती नगरों में। दूसरा आक्रमण ये पंजाब भारत में। तीसरा आक्रमण 3 से 4 में बेहरा कुछ। चौथा आक्रमण 5 से 6 मुल्तान में। पांचवा आक्रमण पंजाब ये 1007 में पंजाब में। छठा 1008 में वैदिही अनपाल द्वारा गठित संघ के विरुद्ध। और सातवां 1009 में नगरकोट। फिर 8वां आक्रमण होता है कब?
10 में मुल्तान में 9 आक्रमण, 13-14 में आनंदपाल हिंदू शाही राज्य के विरुद्ध 10वां आक्रमण, 1014 में थानेश्वर में 11वां आक्रमण होता है, 15 से 21 में कश्मीर में 12वां आक्रमण, 1018 में कन्नौज बरहान बुलंदशहर महामान मथुरा में 13वां आक्रमण, 1018 मथुरा में 14वां आक्रमण, 1018-19 वृंदावन कन्नौज में 15वां आक्रमण, 1019 से 20 बुंदेल राज्य के विरुद्ध 16वां आक्रमण, 1021 से 22 ग्वालियर कलिंजर 17वां आक्रमण, 1026-27 सोमनाथ। मोहम्मद गौरी का प्रथम आक्रमण कहाँ पर हुआ था? मुल्तान पर 1175 में। मोहम्मद गौरी को सबसे पहले किसने पराजित किया था? भीमजिती मूलराजद्वितीय ने। आगे देखिए क्या है, भीमजिती मूलराजद्वितीय ने अपनी विधवा मां नायिका देवी के नेतृत्व में किस स्थान पर मोहम्मद गौरी को परास्त किया था? आबू पर्वत के तलहटी में। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1191 ईस्वी में। तराइन के प्रथम युद्ध किसके बीच हुआ था? तो मोहम्मद पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ था। तराइन का द्वितीय युद्ध कब और किसके बीच हुआ था? तो 1012 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में पहला हुआ था, 1191 में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ था। वह युद्ध जिसके द्वारा भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना की गई थी। तराइन का द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी द्वारा परास्त किए जाने पर प्रथम भारतीय शासक कौन था? तो पृथ्वीराज चौहान। मोहम्मद गौरी द्वारा परास्त किया गया प्रथम भारतीय शासक कौन था? पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान किस तुर्की आक्रमण से तराइन के द्वितीय युद्ध में हार गया था? तो मोहम्मद गौरी से। मोहम्मद गौरी की सेना और पृथ्वीराज चौहान के बीच 2 बार युद्ध हुआ। किस दूसरी लड़ाई में पृथ्वीराज चौहान हार गए और उनके राज्य पर कब्जा कर लिया गया? तराइन के द्वितीय युद्ध में। पृथ्वीराज को कैद कर अजमेर ले जाया गया, जहां उसने गौरी के अधीनस्थ कुछ वर्षों तक शासन किया। यह कथन किसका है? तो हसन निजामी का है। मोहम्मद गौरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था? तो चंदावर के युद्ध में। ये 1194 में हुआ था। चंदावर वर्तमान में कहाँ स्थित है? फिरोजाबाद जिले में यमुना तट पर। मोहम्मद खुसरो शाह के विरुद्ध किसने साथ मिल गया था? तो जम्मू के शासक के साथ। मोहम्मद गौरी खुसरो शाह के विरुद्ध किसके साथ मिल गया था? तो जम्मू के शासक के साथ। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या है। सीमांत क्षेत्र के वे उग्र निवासी कौन थे जिन्होंने मोहम्मद गजनवी व मोहम्मद गौरी दोनों के लिए समस्याएं पैदा की थी? तो खोखर। मोहम्मद गौरी के गजनी जाते समय किसने उसकी हत्या कर दी थी? मोहम्मद गौरी की खोखरों ने। मोहम्मद गौरी की भारत विजय तथा नवस्थापित तुर्की सुल्तान के इतिहास का प्रत्यक्ष विवरण किस ग्रंथ में मिलता है? तबाक़त-ए-नासिरी में। किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी थी? मोहम्मद गौरी की। किसने ऐसे सिक्के जारी करने का आदेश दिया जिन पर हिंदू देवी की आकृति अंकित थी? तो मोहम्मद गौरी के। मोहम्मद गौरी के किस दास ने बंगाल और बिहार पर विजय प्राप्त की थी? तो बख्तियार खिलजी ने। नालंदा महाविहार का विध्वंस किसने किया था? तो बख्तियार खिलजी ने किया था। आगे देखिए, भारत में मोहम्मद गौरी ने किसको प्रथम अख्ता प्रदान किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक को। आगे देखिए, मुल्तान 1175 में, अहनिलवाह 1178, पेशावर पंजाब 1169, सिंध 1182, तराइन का प्रथम युद्ध 1191, तराइन का द्वितीय युद्ध 1192, कन्नौज का चंदावर का युद्ध 1194, बिहार बख्तियार खिलजी के नेतृत्व में ये 1197 में, बुंदेलखंड ऐबक के नेतृत्व में 1202 से 1203, बंगाल बख्तियार के नेतृत्व में ये 1204 से 1205 ईस्वी तक। आगे देखते हैं, भारत पर तुर्की आक्रमण के संदर्भ में कथन है। भारत पर तुर्की आक्रमण सफल हुए थे।
उत्तर भारत में राजनीतिक एकता नहीं थी। तो ये बात सत्य है कि उत्तर भारत में राजनीतिक एकता नहीं थी। उत्तर भारत पर तुर्कों की विजय का एक महत्वपूर्ण पहलू नगरीय क्रांति थी। वह यह कथन किसका है? हबीब का है। भारत पर आक्रमण करने वाले व्यक्तियों का सही क्रम क्या है? मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद गजनवी, मोहम्मद गौरी, चंगेज खान, तैमूर। मुस्लिम आक्रमणकारियों के विरुद्ध हिंदू शासकों के पतन का मुख्य कारण क्या था? राजनीतिक एकता का अभाव। भारत में तुर्कों की विजय के कारणों में एक प्रमुख कारण क्या था? घुड़सवार सेना का इस्तेमाल। और नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा ये दिल्ली सल्तनत की राजनीतिक। तो इसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ऐसे वीडियो पाने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कर दें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।